पाकिस्तान तो पता नहीं श्रीलंका बने या ना बने, खैबर पख्तूनख्वा जरूर श्रीलंका बन जाएगा। अगर गंडापुर ने अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत को रोकना है तो उन्हें मरकज के साथ मिलकर चलना होगा। सबसे ज्यादा कर्जा केपी के ऊपर है इस वक्त कि आज पेशावर हाईकोर्ट एक दफा फिर एक्सपोज हुआ जब उसने मुद्दई पेश ना होने के बावजूद स्टे खारिज नहीं किया। इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, बड़ा जुल्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सोरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब, आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। अली अमीन गंडापुर केपीके के वजीर आला ने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। क्या बर्फ पिघल गई है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? अंदर की बात क्या है? देखिए, अगर कहा जाए तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि गंडापुर एक नोटिस की मार निकले हैं। इलेक्शन कमीशन से एक नोटिस आया नाअहली का और वो वजीर आजम के दर पे पहुंच गए हैं। अगर आपने वजीर आजम को मिलना ही था तो फिर उसकी हलफ बर्दारी पे पहुंच जाते। अगर आपने वजीर आजम को मिलना ही था तो जब वो पिशावर आए थे तब मिल लेते। तब तो आप बड़ी बड़के मार रहे थे कि मैं उनको आईनी वजीर आजम नहीं मानता, उन्होंने मैंडेट चोरी किया है, वो गैर आईनी वजीर आजम है, मैं क्यों उनकी हलफ बर्दारी में जाऊं, मैं क्यों उन्हें पिशावर आए तो मिलूं। और अब आप उनसे मिलने इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तो एक फ़र्क और एक तज़ाद तो नज़र आता है। 8 दिन के अंदर गंडापुर को क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ, एक नोटिस ही मिला है। यहाँ ये हुआ है क्या, आईएसपीआर का प्रेस रिलीज़ आया है कि 9 मई के मुल्ज़मान को माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा मैं समझता हूँ कि जब वो सूबा चलाने के लिए अपने अफ़सरान के साथ बैठे होंगे, तो उनको समझाया गया होगा कि आप मरकज़ की मदद के बगैर सूबा नहीं चला सकते। यहाँ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, कर्जा होगा, प्रोजेक्ट्स रुक जाएँगे और आप कोलैप्स कर जाएँगे। वो जो इमरान खान कहते हैं हम आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, अगर वफाक से लड़ेगा, पाकिस्तान तो पता नहीं श्रीलंका बने या ना बने, खैबर पख्तूनख्वा ज़रूर श्रीलंका बन जाएगा। मतलब मरकज़ से लड़के, अगर वो मरकज़ से लड़के गंडापुर को हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे तो केपी ज़रूर श्रीलंका बन जाएगा। और वहाँ पे मेरा मतलब है लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ निकल आएँगे। अगर गंडापुर ने अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत को रोकना है तो उन्हें मरकज़ के साथ मिलकर चलना होगा, एनएफसी के इश्यू पर, ईसीसी के इश्यू पर और उसके अलावा आईएमएफ के साथ अगर वो नहीं चलेंगे, तो उनके लिए गंडापुर के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। मेरा ख़्याल है उनको समझाया गया है अफ़सरान की जानिब से कि सूबा चलना ही नहीं है, आपने सूबा बंद कराना है तो ज़रूर बंद करा दें। बंद कराएँगे, कोलैप्स करेगा तो गवर्नर राज लग जाएगा, कोई बात नहीं, आइन में रास्ता मौजूद है। वो कहेंगे आपसे हुकूमत नहीं चल रही है, आप 1-2 माह से तनख्वाहें नहीं दे सके, लोग बाहर आ गए हैं, बलवा हो गया। अभी बाकी 3 सूबों में तो तनख्वाहें दी जा रही होंगी ना। क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा कर्जा केपी के ऊपर है इस वक़्त। एक सरप्लस सूबा 10 साल में तहरीक-ए-इंसाफ ने कर्ज़ों के बोझ तले डुबो दिया है। इसका सवाल तो इसका एहतसाब करने का वक़्त आ गया है। मेरा ख़्याल है अपनी जान बचाने के लिए कि कर्ज़ों में डूबे हुए सूबे को अब मैं चलाऊँगा, कहते कोई लोग कहते हैं ना कि जी शहबाज शरीफ कांटों की सोच पे बैठे हैं। मैं कहता हूँ गंडापुर तो कांटों से बुरी किसी छेक पे बैठे हुए हैं। जिस सूबे का उन्होंने निज़ाम सँभाला है, उसे महमूद अहमद खान तो तबाही करके गए हैं। उहदे पल्ले ही कख नहीं हैगा, कर्ज़ा ही कर्ज़ा है वहाँ पे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में कुछ हालात का भी अंदाज़ा है, कुछ नोटिस की भी मार है, कुछ सॉफ्टवेयर भी अपडेट है। कहते हैं मेरा ख़्याल है उनके पास कोई अब भागने का रास्ता नहीं था सिवाय शहबाज शरीफ के दर पे हाज़िरी देने के, जो वो हाज़िरी देने के लिए पहुँच गए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, दूसरी अंदर की खबर बताएं कि ये ख़वातीन की महसूस नशिस्तें ना मिलने के केस के खिलाफ जो है वो आज हेयरिंग थी पेशावर हाई कोर्ट में। तो ये पीटीआई के वकला क्यों पेश नहीं हुए लार्जर बेंच के सामने? क्योंकि वो केस को लंबा करना चाहते हैं। देखिए, वो केस को सेनेट के इलेक्शंस तक चलाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते केपी में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जेयूआई को या किसी को सेनेट के इलेक्शन से पहले मिल जाएँ। और पेशावर हाई कोर्ट उनकी मुकम्मल सहूलतकारी कर रहा है, इससे पीटीआई को पेशावर से केपी से 2 सेनेट की सीटें ज़्यादा मिल जाएँगी। अब आज सूरत-हाल ये है कि जब पीटीआई के वकील पेश नहीं हुए, तो मेरे हिसाब से तो पेशावर हाई कोर्ट को पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख़्वास्त मुस्तरद कर देनी चाहिए थी। कि आप पेश ही नहीं हुए तो किस बात पे उसको सुन रहे हैं? मतलब कभी अदालत भी मुद्दई का इंतज़ार करती रहती है कि कब मुद्दई आएगा, फिर मेरे से बात करेगा, मैं तारीख डाल देती हूँ। अच्छा मुद्दई मौजूद नहीं है, मैं दूसरों की बात सुनने लग जाता हूँ। आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर ना जाएँ।
असल बात यह है कि उन्होंने स्टे एक्सटेंड कर दिया है। असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं हुए। असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ के वकला के पेश ना होने के बावजूद स्टे एक्सटेंड हो गया है। असल बात यह है हुँ, कि सहूलतकारी जारी है। और ये जो है ना कि जी गैर संजीदा रवैया, उनकी स्ट्रेटजी थी कि उनका था कि अगर हम जाएंगे पेश होंगे तो कहीं स्टे खारिज ना हो जाए, सेनेट का इलेक्शन गुजारना है लिहाजा पेश ना हो। मैं समझता हूँ अगर आज कुछ सही हाई कोर्ट होता और अगर आज हुँ, हुँ। पेशावर हाई कोर्ट सही हाई कोर्ट होता, तो वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की वो पिटीशन डिसमिस करता, बल्कि जुर्माना भी करता कि हमने लार्जर बेंच बनाया। अब यहाँ तो अदालत आवाजें लगा रही है, आ जाओ पेश हो जाओ, मेरा नन्ना बच्चा पेश हो जाए। नहीं आया नन्ना बच्चा, चलो नन्हे बच्चे को अगली तारीख दे दें। तो ये जो लाडले वाली किरदार है ना तहरीक इंसाफ के साथ पेशावर हाई कोर्ट का, ये आज भी जाहिर हो गया कि वकील पेश नहीं हुए, आपने स्टे एक्सटेंड कर दिया, आप सहूलतकारी जारी रखना चाहते हैं, आप उन्हें 2-3 सेनेट की सीटें गिफ्ट करना चाहता है पेशावर हाई कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, जो वो स्टे के जरिए गिफ्ट कर रहा है। और तो कोई सूरत हाल नहीं है इसमें। मुझे अफसोस हुआ कि आज पेशावर हाई कोर्ट एक दफा फिर एक्सपोज हुआ, जब उसने मुद्दई के पेश ना होने के बावजूद स्टे खारिज नहीं किया। तहरीक-ए-इंसाफ अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हो गई। अच्छा मुज़म्मिल साहब आज एक और मामला सामने आया है। ये पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस का मामला है क्या? देखें, पीटीआई पाकिस्तान ने तो कहा है कि हमने कोई खत नहीं लिखा, उमर अयूब वगैरह ने। हुँ, हुँ। जबकि जिब्रान इलियास और पीटीआई यूएसए के सदर के जो हैं आतिफ खान, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं कि आप यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे जाकर इमरान खान के लिए जीएसपी प्लस कैंसिल करने के लिए ट्वीट करें, उस लिंक पे जाकर कंप्लेंट करें। मैंने पहले ही आपको कहा है कि 2 पीटीआई चल रही हैं, एक पीटीआई पाकिस्तान, एक पीटीआई ओवरसीज़। पीटीआई हुँ, हुँ। पाकिस्तान को पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें बड़े छिहत्तर पड़ेंगे। यहाँ पे रहना है, यहाँ तो मुकदमे भी चलने हैं, लिहाजा वो ये सारे काम इमरान खान पीटीआई ओवरसीज़ से कराते हैं। और पीटीआई ओवरसीज़, मैंने पिछले दिनों जब उन्होंने आदिल राजा और उससे ऐलान लाताल्लुकी किया था, मैंने तब भी कहा था कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। ये सिर्फ आदिल हुँ, हुँ। राजा वगैरह चूँकि पीटीआई को पड़ गए थे तो उन्होंने उनसे ऐलान लाताल्लुकी किया है। बाकी आपको पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तान को गालियाँ निकाले, पाकिस्तान के मफ़ाद को नुकसान पहुँचाए, वो इसको एनकरेज करते हैं। पहले आईएमएफ को खत लिखा है, अब उस पर पाकिस्तान के अंदर बहुत लान-तान हुई है और फिर पीटीआई पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो अब उन्होंने पीटीआई ओवरसीज़ को इस्तेमाल किया है ये जीएसपी प्लस के लिए कि जी इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, बड़ा ज़ुल्म हो गया है इमरान खान की। मुझे बताएँ ना ये यूरोपियन यूनियन वालों को कि दुनिया की किस जेल में एक्सेस इस तरह की सहूलतें दी जाती हैं जिस तरह की इमरान खान को जेल में दी गई हैं। मतलब 5 स्टार जेल काट रहा है वो। इन्हें तो मेरा मतलब है कि शेरेटन होटल देख के प्रेसिडेंशियल स्वीट में इतनी सहूलियात नहीं है जितनी इमरान खान की बैरक में मौजूद हैं। और आप यूरोपियन यूनियन को टैग कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स को ना जरा उस बैरक का दौरा कराया जाए जहाँ इमरान खान रहता है। कहा जाए कि अपने मुल्क में कोई कैदी दिखाएं सजाए याफ्ता जिसको इस हालत में हमने रखा हो। बहरहाल अफसोसनाक है, पीटीआई ओवरसीज जो है वो हमेशा पाकिस्तान के वो कहते हैं जी कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। मैंने पिछले दिनों एक बंदे की ट्वीट पढ़ी, उन्होंने कहा अगर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। ओ भाई, एक पाकिस्तान पर 100 इमरान खान कुर्बान। एक पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान ने रहना है और ऐसे कई इमरान खान आते जाते रहेंगे। ये मुल्क तो कायद-ए-आज़म के बगैर भी कायम है, ये मुल्क लियाकत अली खान के बगैर भी कायम है, ये मुल्क भुट्टो के बगैर भी कायम है, ये मुल्क इमरान खान के बगैर भी कायम रहेगा, आप बेफ़िक्र रहें। मगर इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने पहले जितनी भी पेशगोइयाँ की वो सच साबित हुई हैं और मैं अब भी पेशगोइयाँ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है और आगे सेनेट के इलेक्शन में भी पैसा चलेगा। देखिए, ये मुझे ये बताएँ कि ये टिकटें बेचने का इल्ज़ाम पीटीआई पर नहीं है? ये एजाज चौधरी की और साकिब निसार की ऑडियोज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टिकटें बेचने का जो रवाज है, वो तो शुरू ही इमरान खान ने किया है। ये इस पिछले सेनेट के टिकटों में जो ये ठेकेदारों को बलूचिस्तान की टिकटें दी थी, वो इमरान खान ने नहीं दी थी। और क्या हुँ, हुँ। तो टिकटें बेचने का काम इमरान खान ने शुरू किया है। इमरान खान करे तो लीगल है, दूसरे करें तो इल्लीगल है। मैं सियासत में पैसे के कल्चर के खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि पैसे का कल्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस बार सेनेट में पैसा कम चलेगा। इस बार सेनेट में पैसा कम चलेगा, सियासी जमातें अपनी जो ड्यू शेयर है वो लेने में कामयाब हो जाएँगी।
ये ज़रूर है कि इमरान खान के जो सुन्नी तात कौंसिल के एमपीएज़ और हैं, ये अपने वोट बेचने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरे ख़्याल में निस्बतन बेहतर सेनेट का इलेक्शन इस बार होने जा रहा है और इमरान खान के इस दावे को मैं गलत समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा इमरान खान साहब यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों की तो बात करते हैं। वो ये क्यों नहीं बताते कि जी। उनकी जमात से चौधरी सरवर ने जो सेनेट की सीट जीती थी, तो तब उनके पास वोट पूरे थे? क्या चौधरी सरवर ने पैसे लगाकर सेनेट भाई आपके वोट ही पूरे नहीं थे तो आपने दूसरों के वोट खरीद कर चौधरी सरवर का नाम क्यों नहीं लेते कि मेरी पार्टी से चौधरी सरवर ने भी पैसे लगाकर सेनेट का इंतखाब जीता था? वो भी तो बताएँ ना, कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों की बात करते हैं तो चौधरी सरवर की भी बात कर लें। और ये भी बताएँ कि उनकी जमात के जिन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला था, उनसे अगले दिन उन्होंने एतमाद का वोट क्यों ले लिया था? अगले दिन उन सबको गले लगाकर आपने एतमाद का वोट ले लिया क्योंकि आपकी वज़ारत-ए-उज़्मा खतरे में थी और आप आज उस पर सियासत कर रहे हैं। भई अगर आपके लोगों ने पैसे लिए थे और यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला था, तो आप अगले दिन उनसे एतमाद का वोट ना लेते? आप कहते कि मैं इंक्वायरी कराऊँगा जिन्होंने पैसे लिए हैं, मैं एफआईए के तहत उनके ऊपर केस करूँगा। मैं नहीं लेता ऐसे लोगों उनको पार्टी से निकालते, एक भी बंदे को निकाला आपने पार्टी से? आपने तो अगले दिन उनसे एतमाद का वोट ले लिया। फिर आप किस मुँह से ये सारी बातें करते हैं? अच्छा, इमरान खान ने ये भी कहा है कि महँगाई के तूफ़ान के बाद अवाम का एक हजूम जो है वो बाहर निकल आएगा। आपको अवाम का हजूम बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए इमरान खान को ये समझ आ गई है कि ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी लोग उनको बाहर निकालने के लिए बाहर नहीं निकले। इतवार का एहतजाज भी नाकाम हो गया। इमरान खान ने हुँ, हुँ। इतवार का एहतजाज क्यों ऐलान किया था? क्योंकि उसको नज़र आया कि पार्लियामान के ज़रिए तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं। वो चाहते हैं सड़कों पर एहतजाज हो ताकि हुकूमत मजबूर हो जाए उन्हें रिहा करने के लिए। तो वो तो हर वक़्त दुआ करते रहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, लोग बाहर आ जाएँ ताकि वो बाहर निकल सकें। हम तो पिछले 2 साल से जब से इमरान खान इक़्तिदार से निकले हैं, इमरान खान से एक ही बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका। कभी किसी ने अपने मुल्क के बारे में ये बात की है? कभी कोई लीडर अपने मुल्क के बारे में ये बात करता है? जब से वो वज़ारत-ए-उज़्मा से हटे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात की है? कोई नेक हुँ, हुँ। ख़्वाहिशात का इज़हार किया है? वो कहते हैं पाकिस्तान तबाह हो जाए क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे हैं। बड़ा अफ़सोसनाक रवैया है लेकिन आईएमएफ का वफ़द पहुँच गया है। आईएमएफ से टॉक्स होने जा रही हैं। इमरान खान के दौर में आईएमएफ का वफ़द पाकिस्तान नहीं आता था। दुबई जाके, हुँ, वाशिंगटन जाके मुज़ाकरात करने पड़ते थे। अब आईएमएफ का वफ़द पाकिस्तान आ गया है। गंडापुर आईएमएफ की टॉक्स में शरीक हो रहे हैं। लिहाज़ा इमरान खान की मुझे लगता है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख़्वाहिश पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान में आगे बेहतरी नज़र आ रही है माशी। देखिए, हमने गुज़िश्ता दिनों आईबी के ऊपर एक प्रोग्राम किया था जिसमें आईबी में रिटायर्ड अफ़सरान और आईबी की हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हमने कुछ बातें की थी। देखिए, टेक्निकली मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं तमाम रिटायर्ड अफ़सरों को दोबारा इंटेलिजेंस एजेंसियों में भर्ती करने के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में उसका एक हुँ। क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए। और सारे एक इंटेलिजेंस एजेंसी में सारे रिटायर्ड अफ़सर भी नहीं होने चाहिए, एक ब्लेंड होना चाहिए। कैरियर ऑफ़िसर्स भी होने चाहिए, रिटायर्ड ऑफ़िसर्स भी होने चाहिए। आईएसआई में, एमआई में भी रिटायर्ड ऑफ़िसर्स को इंडक्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ कैरियर ऑफ़िसर्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले भी मेरी ये राय है कि ये इंटेलिजेंस इदारों बेशक आईबी की हाउसिंग सोसाइटी एक सक्सेस स्टोरी होगी, उसने डिलीवरी की होगी, उस वहाँ कोई फ्रॉड नहीं हुआ होगा। लेकिन असूली मौक़िफ़ ये है कि इस तरह के इदारों की हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं होनी चाहिए। वो मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है और मैं समझता हूँ फ़ौज को भी हाउसिंग सोसाइटियों का काम नहीं करना चाहिए, रेंजर्स को भी नहीं करना चाहिए, आईबी को भी नहीं करना चाहिए। हम उस तनाज़ुर में ये बात कर रहे हैं कि आईबी को हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनानी चाहिए थी। बाकी मैंने उसमें ये नहीं कहा कि आईबी की हाउसिंग सोसाइटी में क्या हो गया और क्या नहीं हो गया, उस पर हम फिर कभी बात हुँ। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।